जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये हमारी इस सीरीज़ की जो हमारी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसकी ये 4th लेक्चर है। इस सीरीज़ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक इस सीरीज़ में हम लोग क्वेश्चन डील करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। अब ये क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है वो सबसे पहले पढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023, इसके बारे में बात कर रही है। पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट क्या है? इट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल राइट है, ये अमेंडमेंट ही इसलिए किया गया था 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023। सेकंड, द रिजर्वेशन विल बी इंप्लीमेंटेड इमीडिएटली आफ्टर द इनएक्टमेंट ऑफ द लॉ विदाउट द नीड ऑफ डिलिमिटेशन। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। अभी क्या चल रहा है? आपका 18th लोकसभा चल रहा। जब नेक्स्ट सेंसस होगा उसके बाद ये इंप्लीमेंट होगा। इसको ध्यान रखना, ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। जब ये नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन गठन हो जाएगा, सेंसस होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इसके बाद की जो इलेक्शन होगी मे बी उसकी पॉसिबिलिटीज है। थर्ड, द ड्यूरेशन ऑफ द रिजर्वेशन इज 15 ईयर्स। बिल्कुल सही है, 15 ईयर्स के लिए फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। जब एक्ट कमेंस हुआ था उसके बाद ये 15 ईयर्स तक पॉसिबिलिटीज है। द प्रोविजन अलाउज फॉर सब रिजर्वेशन फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आप इसके बारे में भी देख सकते हो। द 106th अमेंडमेंट रिजर्व 1/3 ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर वुमेन इंक्लूडिंग दोज बिलोंगिंग टू SC एंड STs। स्टेटमेंट 2 देख लो आप, इनकरेक्ट है। द रिजर्वेशन विल कम इन इफेक्ट ओनली आफ्टर द नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज एज मेंशन्ड इन दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर ही मेंशन्ड है। स्टेटमेंट 3 भी सही है एंड स्टेटमेंट 4 भी सही है। नेक्स्ट देख लो आप क्वेश्चन नंबर 32। अब क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू द प्रोसीजर रिलेटेड टू मनी बिल। अब ये बात किसकी हो रही है? मनी बिल की। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा एंड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ आपके लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद विदाउट प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ये इंट्रोड्यूस नहीं होता है, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लगता है। सेकंड, राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट अ मनी बिल, इट कैन ओनली रिकमेंड चेंजेस विद इन 14 डेज। ये स्टेटमेंट भी आपका राइट स्टेटमेंट है। थर्ड, इफ द राज्यसभा फेल्स टू रिटर्न द बिल विद इन 14 डेज इट इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस इन द फॉर्म पासेस बाय द लोकसभा। ये भी सही है। वो अमेंड करे, चेंजेस करे, कुछ भी करें, लेकिन 14 डेज के अंदर वो कर सकते हैं। लेकिन वो अमेंड और रिजेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं। इसलिए तीनों आपका जो स्टेटमेंट है, तीनों आपका राइट स्टेटमेंट है। देख लो इनके बारे में भी दी हुई है। ये बात किस में हो रहा है? आर्टिकल 110 क्लॉज 1 में अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। राज्यसभा हैज नो पावर टू अमेंड और रिजेक्ट अ मनी बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन एंड मस्ट रिटर्न इट विद इन 14 डेज। एंड थर्ड स्टेटमेंट भी आपका राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा? विथ रेफरेंस टू द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है? The fundamental duties were added to the Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976। राइट स्टेटमेंट है। सरदार स्वरण सिंह कमेटी। कौन कमेटी था आपका? सरदार स्वरण सिंह कमेटी के हेल्प से हुआ था। ठीक है। सेकंड, अनलाइक फंडामेंटल राइट्स the fundamental duties are non-justiciable but are expected to be followed by all citizens। ये स्टेटमेंट भी आपका राइट स्टेटमेंट है। ठीक है। ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होता है, लेकिन बस ये एक होप है कि जितने भी सिटीजन है भारत के वो सारे इसे फॉलो करेंगे। थर्ड, ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, ये भी सही है। ये जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है ये कहां से लिया गया था? USSR से, दैट मीन्स सोवियत यूनियन से
जिसे आज का आप रशिया के फॉर्म में देखते हो। गॉट माई पॉइंट? तो तीनों स्टेटमेंट आपका सही है यहां पे। इसके बारे में भी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। आपका कहां पे ये आपका आर्टिकल 51 के अंदर मेंशन है एंड पार्ट 4A के अंदर मेंशन है। वहीं देख लो आप, नॉन जस्टिसिएबल है, दे कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट एंड सर्व एज मोरल ऑब्लिगेशन फॉर सिटीजन, इंस्पायर्ड बाय द सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। एंड वहीं अगर देखोगे आप कि जो आयरलैंड से है वहां से आपका डीपीएसपी इंस्पायर था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वहीं जो फंडामेंटल राइट है ये आपका यूएसए से इंस्पायर्ड है। ठीक है, ये तीनों भी आप ध्यान रख सकते हो। मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है, अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा ट्रू नहीं है? दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल सही है। ठीक है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, ये डीपीएसपी के कंटेक्स्ट में सही है, लेकिन इसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 34 के कंटेक्स्ट में ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, इसको ध्यान रखना। सेकंड, दे आर इन्फोर्सेबल एंड कंसीडर फंडामेंटल टू गवर्नेंस। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 34 का राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये नॉन इन्फोर्सेबल होता है। दे एम टू रिड्यूस इनकम इनक्वालिटी एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। हाँ, डीपीएसपी का जो एम है वो यही है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा। एंड फोर्थ, दे इंक्लूड प्रोविजंस फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए ये भी रॉन्ग होगा। आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। देखो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, यहां से भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अब ये क्वेश्चन किसके बात कर रही है? इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। अभी हाल फिलहाल में आपका 24 में 18th लोकसभा इलेक्शन हुआ, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विथ रेफरेंस टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या यह बात सही है? यह बात गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सिर्फ आपके एक चीफ इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन होना चाहिए एज प्रिस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट। कौन देगा इसके ऊपर? पार्लियामेंट डिसाइड करेंगे कितने आपके इलेक्शन कमीशन होने चाहिए। सेकंड, द इलेक्शन कमीशन हैज क्वासी जुडिशियल पावर अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, इनके पास क्वासी जुडिशियल पावर होती है। द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट इन मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 103। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। दैट मीन्स 2 and 3 इज द राइट आंसर। देखो तीनों के बारे में यहां पे डिटेल में दिया हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 डज नॉट फिक्स द नंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, इट लीव्स टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करती है। द प्रेसिडेंट डिसाइड्स बेस्ड ऑन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। करंटली देयर इज चीफ इलेक्शन कमीशन एंड 2 इलेक्शन कमीशन। वहीं स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 तीनों आपका सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। अब ये क्या कह रहा है? ये आपका यूसीसी के बारे में कह रहा है, ऑलमोस्ट हमेशा न्यूज में आजकल। विथ रेफरेंस टू यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले ध्यान रखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका डीपीएसपी के अंदर मेंशन है। आर्टिकल की बात कर लोगे, आर्टिकल 44 के अंदर मेंशन है, इसको ध्यान रखना आप। द आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी। बिल्कुल सही है, मैंने बता दिया। सेकंड, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज बाइंडिंग। टर्म पकड़ना, बाइंडिंग ऑन बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा कुछ नहीं है, ये बाइंडिंग नहीं है, यूसीसी बाइंडिंग नहीं है, ये बस इन जनरल एक दे दिया गया है कि आप इसे चाहो तो इंप्लीमेंट अपने स्टेट में कर सकते हो। जिसमें से आपका उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये उत्तराखंड है जो पहला स्टेट बना जो यूसीसी अपने स्टेट में इंप्लीमेंट कर दिया। थर्ड, द यूनिफॉर्म सिविल कोड एज एनविस्ड अंडर द आर्टिकल 44 डीपीएसपी के अंदर है, एम्स टू रिप्लेस पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस कस्टम एंड यूजेस। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। एक यूनिफॉर्म मतलब सारे रिलीजन के लिए एक लॉ प्रिवेल होने चाहिए, इसलिए 1 and 3 इज द राइट आंसर। देखो ये भी आपका दिया हुआ है, 1 and 3 इज राइट आंसर। डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सेबल, ध्यान रखना आप, डीपीएसपी भी इन्फोर्सेबल नहीं होता बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, हेंस नॉट बाइंडिंग। दे आर गाइडिंग प्रिंसिपल, दे आर जस्ट लाइक अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दैट्स इट। द यूसीसी सीक्स टू हार्मोनाइज पर्सनल लॉज, ठीक है, रिलेटेड टू मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा इनटू अ कॉमन सेट ऑफ सिविल लॉज।
तो यूसीसी किसके लिए है? सिविल लॉज के लिए, फॉर ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अब 37 क्या कह रहा? विथ रेफरेंस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। अब वेरियस पार्ट्स के बारे में बात कर रहा। पार्ट 9 of the constitution deals with पंचायत and was inserted by the 73rd constitutional amendment act। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, ऊपर ही बातें हो चुकी हैं। पार्ट 9A pertains to municipality and includes provision for their structure, composition and election। बिल्कुल सही है, 9A वही है। एंड 9B भी मैंने आपको बताया था। पार्ट 9B added by the 97th constitutional amendment deals with the cooperative societies। ये स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ देखते हैं अब। Part 16 deals exclusively with matters related to tribunal and election commission। क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो पार्ट है वो है पार्ट 15। पार्ट कौन सा है? पार्ट 15। वहीं जो पार्ट 16 है ये आपके बेसिकली स्पेशल कैटेगरीज के लिए, जैसे SC ST एंग्लो इंडियंस, इनसे रिलेटेड ये बातें होती हैं। सही क्या हो गया आपका? 1 2 एंड 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दिया भी हुआ है, ये तीनों तो ठीक है। देखो पार्ट 16 डील्स विद स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस सच एज SC STs एंड एंग्लो इंडियंस एंड नॉट विद द ट्रिब्यूनल ऑल इलेक्शन। पार्ट 15 इज अबाउट इलेक्शन। ट्रिब्यूनल आर डिस्कस्ड अंडर आर्टिकल 323A एंड 323B। ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 विथ रेफरेंस टू द आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। यह भी बहुत न्यूज में था, ठीक है। साइमल्टेनियस इलेक्शन इन इंडिया एज प्रपोज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल। अभी ये बिल है, अभी ये एक्ट नहीं बना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या कह रहा? द कंसेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अंडर दिस बिल। बिल्कुल ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। 1952 से लेकर 1960s के फेज तक, 1970s के फेज तक साइमल्टेनियस इलेक्शन प्रिवेल करते थे। सेकंड, द बिल प्रपोजेस अमेंडमेंट्स टू आर्टिकल 83 विच डील्स विद द ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा। बिल्कुल सही है ये आर्टिकल 83 इंट्रोड्यूस हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन मैंडेट्स अ सिंगल डे पोलिंग अक्रॉस द इंटायर कंट्री। रॉन्ग। एक दिन के अंदर इलेक्शन भी कहीं ना कहीं ह्यूमनली भी फिजिबल नहीं है 145 करोड़ पॉपुलेशन की। सिंपली ये कहता है कि एक फेज में होने चाहिए, मे बी डेट अलग हो सकते हैं, एक फेज में इलेक्शन कंडक्ट होने चाहिए। The disruption of simultaneous election in the past was caused due to premature dissolution of Lok Sabha and state assemblies। बहुत जनरल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सही आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी 2 एंड 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो आप ये भी। साइमल्टेनियस इलेक्शन आर नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, दे वर हेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग 1951-52, 1957, 62 एंड 67। सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है। देखो थर्ड इनकरेक्ट है। द प्रपोजल डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन टू बी हेल्ड ऑन द सेम डे। इलेक्शन में ऑकर इन फेजेस बट विद इन द सेम जनरल टाइम फ्रेम, मतलब एक टाइम फ्रेम के अंदर होने चाहिए। वहीं देख लो 4 भी सही है, इसमें ऐसा कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है ये। क्वेश्चन नंबर 39। अब ये 50 ईयर हुआ है आपके, जो इमरजेंसी थी 75 की, उसकी ये 50 ईयर्स हो गया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। ये मे बी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। With reference to the internal emergency declared in 1975 and the subsequent constitutional changes brought by the 44th Amendment Act 1978, consider the following statement। पहला क्या है? The internal emergency declared in 1975 was based on the constitutional provision under Part 18 of the Indian Constitution। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। The 44th Amendment Act made it mandatory for the president to act only after receiving written advice from the entire cabinet। क्या भी स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। थर्ड, under the 44th amendment all fundamental rights were made enforceable even during an emergency। फिर से देखना ये all, क्या सारे फंडामेंटल राइट हैं? नहीं, सिर्फ आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ही है जो परमानेंट ही नेचर होता है। बाकी सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। फोर्थ, द ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा ड्यूरिंग इमरजेंसी वाज परमानेंटली एक्सटेंडेड टू 6 years बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। ऐसा नहीं है, 44th अमेंडमेंट एक्ट ने जो 6 साल हुआ था उसे उन्होंने 5 साल ला दिया। तो सही आंसर क्या होगा आपका? 1 एंड 2।
ध्यान रखना सही आंसर क्या है 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 इज द राइट आंसर। सारे कुछ लिखे हुए हैं, आप एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। विथ रेफरेंस टू फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी से रिलेटेड बात हो रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्लियामेंट्री कमिटी derives their authority from article 105 and 118 of the constitution of India। बिल्कुल राइट है। पार्लियामेंट्री कमेटी जो डिराइव करती है पावर वो इसी से करती है 105 एंड 118 से। द पब्लिक अकाउंट कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एज पर द रिपोर्ट ऑफ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, इनका रोल ही ये है। कैबिनेट कमेटी आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर चेयर्ड ओनली बाय द प्राइम मिनिस्टर। दो कैबिनेट कमिटी इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर बट इट इज नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। फोर्थ, द कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज एग्जामिन्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द यूज ऑफ हिंदी इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग। इनका रोल ही ये है। ठीक है, सही क्या हो गया 1, 2 and 4। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। 1, 2 and 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1, 2 and 4 इज द राइट आंसर। तो ये रहा आपका 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट 31 से लेकर 40 क्वेश्चन तक आप इस सीरीज के। इसके बाद हमारी नेक्स्ट लास्ट सीरीज होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन की। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ वंडरफुल डे। जय हिंद।